हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का अपना जो वीडियो है, आज 5 अप्रैल 2022 को कक्षा 10वीं बोर्ड के तहत विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित हुई थी। और आज अपन देख रहे हैं कि विज्ञान का जो बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है उसके आंसर की, यानी उस प्रश्न पत्र को हल करना सीखेंगे, उसके आंसर देखेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हाँ मित्रों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। कक्षा 10वीं बोर्ड की विज्ञान विषय का 2022 का प्रश्न पत्र है, उसके आंसर की अपन देख लेते हैं। तो ये अपना प्रश्न पत्र है, माध्यमिक परीक्षा 2022, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 15, S07 साइंस का पेपर है। विज्ञान साइंस 2 घंटे 45 मिनट, पूर्णांक 80। इसके पेपर के ऊपर सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। पहला निर्देश लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखे। दूसरा निर्देश, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। चौथा, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखे। पांचवा, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने या अंतर होने पर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाए। और लास्ट छठा निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 17 से 23 में आंतरिक विकल्प है। तो ये इसके निर्देश है। इसके बाद शुरू करते हैं अपन। हाँ, तो बोर्ड की परीक्षा का जो विज्ञान का प्रश्न पत्र है उसका खंड अ सेक्शन है और उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको सही विकल्प चुनना है पहले प्रश्न के अंदर। और पहले प्रश्न का वापस पहला प्रश्न दिया गया है कि मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण। तो अपन ने जैसा कि पहले पढ़ा है कि हृदय जो है वो परिसंचरण तंत्र का भाग है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा द परिसंचरण। इसके साथ अंग्रेजी वर्जन में इसका क्वेश्चन दिया गया है, उसको अपने को देखने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी मीडियम वाले उसको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है? कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्पाइग्नोमेनोमीटर, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप और लेक्टोमीटर। तो रक्तदाब जो है वो स्पाइग्नोमेनोमीटर द्वारा नापा जाता है। स्पाइग्नोमेनोमीटर यानी स्पाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा रक्तदाब नापा जाता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। पहले का क्वेश्चन नंबर 3, अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि है, उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन और मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन, यानी अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मेडुला, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। तो सभी अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो मेडुला करता है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा अ। क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5 क्वेश्चन है। पहले का क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है? यानी जो पदार्थों के नाम दिए गए हैं उसमें से किसमें क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है? धोने का सोडा, जिप्सम, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बेकिंग सोडा में क्रिस्टलन जल नहीं है, धोने का सोडा में भी है, जिप्सम में भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी है। बेकिंग सोडा में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है, अपना सही उत्तर हो जाएगा स। तो ये था पहले का 5वां। पहले का 6, ये चित्र दिया गया, दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस X को पहचानिए। यानी ये चित्र दे रखा है, इसमें आपको ये तनु H2SO4, दानेदार जस्ता, कांच की नली, कॉर्क और यहाँ से ऊपर जो है गैस X निकल रही है। तो ये X जो है कौन सी गैस है? तो इस चित्र के अनुसार यानी तनु H2SO4 को जस्ते के साथ क्रिया कराते हैं तो अपन ने सीखा है कि उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा H2 हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक तत्व Q मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यानी Q जो तत्व है वो बिल्कुल मुलायम है और उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वह तत्व
ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, और वो तत्व जो है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, निम्नलिखित में से वह तत्व पहचानिए। यानी वो तत्व कौन सा है जिसको जो मुलायम भी है और चाकू से काटा जा सकता है और जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो वो KAgCuPb, उसमें से K सही है, पोटेशियम सही है, ये अपना सही आंसर हो जाएगा अ। पहला का क्वेश्चन नंबर 8 है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं समतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल होगी। तो इसमें 1.33 इसमें प्रकाश की जो चाल है उसको अपवर्तनांक का जो भाग है प्रकाश की चाल में लगाते हैं, तो अपना सही आंसर हो जाएगा 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी स आंसर इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम, वोल्ट, एम्पियर और ओम। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलम है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10, पहले का 10। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है 2 ओम, 2 ओम का इसमें तुल्य प्रतिरोध आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करने वाली युक्ति है वो विद्युत जनित्र है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ब। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है। पुनर्निवेशन, पुनर्निवेशन क्रियाविधि, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो स्रावित हार्मोन की समय और मात्रा को पुनर्निवेशन, तो यहाँ रिक्त स्थान में आपको भरना है पुनर्निवेशन क्रियाविधि से। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र आवेग को प्रयुक्त करता है। कौन से आवेग? विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है, तो विद्युत यहाँ भरना है। तीसरा, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की होती है 10% प्रवाह होता है, तो ये 10% प्रवाह भरना है। चौथा क्वेश्चन, टिहरी बांध नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर भरना है, तो यहाँ आपको रिक्त स्थान में भागीरथी भरना है। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे का 5वां, प्रतिबिंब दूरी v और बिंब दूरी u का अनुपात लेंस के को व्यक्त करता है। आवर्धन को, आवर्धन क्षमता यानी u v/u, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का जो अनुपात होता है वो लेंस के आवर्धन को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब के जो तंतु है उनका निर्माण टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन, तो यहाँ आप लिखेंगे टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है। तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है, तो तंत्रिका उत्तक जो होता है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का संगठित जाल का बना होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के संगठित जाल का बना होता है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है। तो जैसा कि मैंने पढ़ा है कि पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि का नियमन करती है, मानव शरीर की वृद्धि और विकास का नियमन करने वाली जो ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है, CFC का पूरा नाम लिखो। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, मानव के कौन से अंग में कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। तो मानव के कौन से अंग में कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, तो वो मानव की आंत में पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका आंत में। 5वां क्वेश्चन तीसरे का, पुनः चक्रण क्या है। कचरे या अनुपयोगी सामग्री को कुछ नए रूप की सामग्री में बदलना। कचरे या कुछ अनुपयोगी सामग्री को नए रूप की सामग्री में बदलना, ये आपका रिसाइकलिंग या पुनः चक्रण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा अपना सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल के, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 के भाग है, अम्ल के जली विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको चित्र बनाना है, अपन देख लेते हैं कौन सा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। स्वाद के आधार पर अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए। तो स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में अंतर ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। स्वाद में के आधार पर अम्ल और क्षार में ये अंतर है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दंत क्षय का कारण लिखिए। दंत क्षय यानी टूथ डिके, टूथ डिके का जो कारण है वो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, उसके कारण दंत क्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 10,
किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है? किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है या धारा नियंत्रक का कार्य है प्रतिरोध को परिवर्तित करना। धारा नियंत्रक का जो विद्युत परिपथ में जो कार्य होता है वो होता है प्रतिरोध को परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में क्या अंतर है? प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में क्या अंतर है? तो प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदलती रहती है जबकि दिष्ट धारा अपनी दिशा नहीं बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में यही अंतर है कि प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदलती रहती है और दिष्ट धारा अपनी दिशा नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है? यानी किसी विद्युत धारावाही के अंदर सीधी लंबी अगर परिनालिका है तो उसके भीतर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। ये अपना तीसरे का भारवा था। आगे देख लेते हैं। अब है आपका खंड ब और इसमें लघुतरात्मक प्रश्न 4 से 16 के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखिए। शब्द सीमा 50 शब्द है। चौथा प्रश्न है, जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है? जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म में क्या भूमिका है? तो इसका आंसर भी अपन देख लेते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? यह भी अपन देख लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, मेंढक एवं छिपकली के समजात अंग का चित्र बनाइए। ये भी अपन देख लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 7, परितंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ता किसे कहते हैं समझाइए। यानी परितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता किसे कहते हैं ये समझाना। क्वेश्चन नंबर 8, लौह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। लौह धातु पर भाप की क्रिया कैसे होती है इसका चित्र बनाना है। तो ये भी हम देख लेते हैं, चित्र समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाइए। लवण के विलयन की चालकता की जांच का चित्र ये भी अपन देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। मैग्नीशियन रिबन का वायु में दहन कर वाच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित चित्र बनाइए। तो ये भी अपन चित्र देख लेते हैं कि मैग्नीशियम का रिबन जलाने पर क्या क्या पदार्थ बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उष्माशोषी एवं उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। तो उष्माशोषी यानी जिसमें उष्मा का शोषण किया जाता है, उष्मा की हानि होती है, उसको उष्माशोषी कहते हैं। उष्माक्षेपी यानी जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको उष्माक्षेपी कहते हैं। तो ये इसको और अपन समझ लेते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, तन्यता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। तन्यता को परिभाषित कीजिए। तन्यता यानी क्या है? तन्यता क्या है? तो धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकने वाला लाक्षणिक गुण। धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकने वाला लाक्षणिक गुण तन्यता कहलाती है। और सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। 12वां प्रश्न आपका बिल्कुल इजी है। तन्यता को परिभाषित कीजिए। धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकने वाला लाक्षणिक गुण तन्यता कहलाता है और सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है वो देख लेते हैं अपन। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 14, श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोधकों R1, R2, R3 एवं R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो ये भी अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सूत्र लग जाएगा H = I² RT। I यानी
धारा 10 एम्पियर है, 10 का स्क्वायर इंटू 4 प्रतिरोध है, आर जो है 4 है, टी 2 है, तो 100 इंटू 4 इंटू 2, 100 इंटू 8 यानी 800 जूल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, परिनालिका क्या है और परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये भी अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फिर है आपका खंड स, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, ये 17 से 20 तक है, उत्तर सीमा इनकी 100 शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं अपन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को समझाइए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान कौन कौन सी 3 घटनाएं होती हैं उनको समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्य प्रणाली को समझाइए। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस यानी ह्यूमन लंग्स की क्या कार्य प्रणाली है वो अपने को समझानी है। क्वेश्चन नंबर 18, प्लेनेरिया का चित्र बनाइए एवं विकासीय संबंध में जीवाश्म के महत्व को समझाइए। तो प्लेनेरिया का आपको चित्र बनाना है और विकासीय संबंध में जीवाश्म का आपको महत्व समझाना है। मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख द्वारा समझाइए। तो इसका भी आरेख अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो समीकरण को संतुलित अपन देख लेते हैं, फिर आपको आक्सीकरण जो यानी उपचयन की अभिक्रिया है वो भी समझा देते हैं। तो समीकरण NH3 दे रखा है, तो NH3 का यहाँ संतुलित करेंगे तो हो जाएगा 2NH3 प्लस 3CuO। 2NH3 प्लस 3CuO इज इक्वल टू 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2। तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2NH3, CuO के आगे 3 आ जाएगा, इससे जो अभिक्रिया होगी उसमें बनेगा 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 और इसकी उपचयन की परिभाषा भी अपन देख लेते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा देख लेते हैं पहले। अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अपचयन अभिक्रिया क्या है उसका उदाहरण सहित अपन समझ लेते हैं। फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण दिया गया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO3 प्लस H2O। तो इसको संतुलित करेंगे तो NaOH के आगे 2 आ जाएगा, 2NaOH प्लस H2SO4, इसको Na2SO4 प्लस 2H2O। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए। यानी विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है और इसका नामांकित चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए। तो अपन देख लेते हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर चित्र द्वारा उत्पन्न बल को समझाइए। तो ये भी अपन देख लेते हैं। फिर इसके बाद आता है खंड द, सेक्शन डी, निबंधात्मक प्रश्न 21 से 23 के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। शब्द सीमा 250। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण लिखिए। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ है और प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। 3 टुकड़ों में यह प्रश्न है, 3 खंड में यह प्रश्न है। प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण लिखिए, जंतु में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ है और प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। तो तीनों क्वेश्चन अपन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य लिखिए। कोई भी दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य लिखने हैं तो पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि का कार्य है वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण करना। दूसरी थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि का कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय पर नियंत्रण करना। और तीसरा है मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र भी अपन देख लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित को 22 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 22 का पहला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इधर आपको एक तरफ पदार्थ के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके रासायनिक सूत्र दे रखे हैं। तो जिप्सम, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए आप जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, तो इसको इससे मिलाना है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 है, तो NaHCO3 से मिलाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 1/2H2O, तो इससे मिलाना है। तो ये इसको प्रकार आप मिला देंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड भाग है जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैस X और Y निकलती है। यानी नमक के जलीय विलयन में जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनना तय है, लेकिन उसके साथ दो गैस निकलती है X और Y। उसमें से गैस X जो होती है वो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, और गैस Y जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए काम आती है। तो गैस X और Y कौन सी है, उनके नाम लिखिए। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन देखेंगे तो इसमें X गैस जो है फटफट की ध्वनि के साथ जो जलती है वो गैस है हाइड्रोजन, और Y गैस जो जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी है वो है क्लोरीन। तो अपना यहाँ सही आंसर हो जाएगा X जो गैस है वो हाइड्रोजन है और Y जो गैस है वो क्लोरीन है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा है इसमें आपको क्रम संख्या, पदार्थ का नाम और उसके पीएच का मान दे रखा। नींबू का रस 2.2, सिरका 3.76, जठर रस 1.2, टमाटर का रस 4.4। और इसमें प्रश्न दे रखा है कि उपरोक्त सारणी के आधार पर पदार्थों की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते क्रम में लिखिए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि जिस पदार्थ का पीएच का मान सबसे कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें पीएच का सबसे कम मान है जठर रस, तो जठर रस में हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो सबसे पहले जठर रस, फिर नींबू का रस जिसमें 2.2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है इससे कम होगी। टमाटर का रस इसमें 3.76 है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और कम होगी। और सिरका जिसमें 4.4 है, यानी इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम होगी। इसका सेकंड भाग, जब एक सोडियम यौगिक X की तनु HCl के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण, जल और एक गैस बनती है। यानी किसी सोडियम का कोई यौगिक है, उसकी तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक तो लवण बनता है, एक जल बनता है और एक गैस बनती है जिसका नाम है Y। यौगिक X का पाव, रोटी, ब्रेड को मुलायम बनाने में के लिए उपयोग किया जाता है, और गैस Y चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो यौगिक X और गैस Y का नाम लिखिए। तो सीधा है यौगिक X जो है वो तो है Na2CO3, और गैस Y जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है वो है CO2। तो अपना सही आंसर हो जाएगा सोडियम का जो यौगिक है वो तो है Na2CO3, और उसकी HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण, जल और गैस बन जाती है। तो गैस जो है वो CO2 और अपना जो यौगिक है वो Na2CO3। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर। इसकी अभिक्रिया को भी अपन समझ लेते हैं कि इसकी जो अभिक्रिया होगी वो इस प्रकार होगी कि Na2CO3 प्लस HCl इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो लवण NaCl बन रहा है और H2O जल बन रहा है और लास्ट में CO2 गैस बन रही है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। और एक 4 सेमी साइज का बिंब किसी 12 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी लिखिए। अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनाना दर्शाने के लिए किरण आरेख भी बनाइए। तो ये भी अपने को करना है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि लेंस की क्षमता से आपका क्या आशय है। एक डॉक्टर +2 HD क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह किस प्रकार का लेंस है और एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए कोई एक किरण चित्र बनाइए। तो ये प्रश्न भी आपको देखना है।
ये जो आंसर जो है आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आंसर की को ही अधिकृत माने। ये सिर्फ आपकी मदद के लिए है। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है, कोई प्रश्न का आंसर गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसका सही आंसर आपको बताने का प्रयास किया जा सके। थैंक यू। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।